हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं थॉर लव एंड थंडर फिल्म के कई सारे डिलीटेड सीन्स की अपडेट के बारे में, जिसमें कुछ रूमर तो खुद क्रिस्टियन बेल और नेटली पोर्टमैन की तरफ से की गई कंफर्मेशन है, जिनमें हाँ टाइका वाइटिटी ने भी फिल्म के टोटल डायरेक्टर कट्स को मिलाकर फिल्म कितने घंटे की है उस पर भी अपनी कंफर्मेशन दे दी है, और हाँ अपनी राय भी। जिन सारी की सारी डिटेल्स के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, यानी कि ये सारी डिटेल जो फिल्म के डिलीटेड सीन से रिलेटेड है, पूरी तरीके से स्पॉइलर से भरी पड़ी है, जिनसे एक्चुअल में हमें ये पता चलता है कि फिल्म का ओरिजिनल वर्जन इस कॉमेडी टोन की बनी हुई थॉर लव एंड थंडर से कितना ज्यादा डार्क था। और अब फिर क्या, चलिए सीधे उन्हीं डिटेल्स पर बढ़ते हैं, जिस पर जाने से पहले हर बार की तरह बनेगी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है इसी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइका वाइटिटी की, जिनकी तरफ से उनके डायरेक्टर कट से रिलेटेड कुछ बात नेम्स के इंटरव्यू में कंफर्म की गई थी, जिनमें से हाँ हो सकता है कि आपको ये इंटरव्यू उनका बिल्कुल भी पसंद ना आए, क्योंकि उनकी तरफ से डायरेक्टर कट को एक गार्बेज बताया गया है। अगेन टाइका वाइटिटी की तरफ से, क्योंकि उन्हें यही लगता है कि डायरेक्टर कट्स डायरेक्टर की खामियों को दिखाते हैं, जो असल में अपनी ऑडियंस को एज अ फिल्म बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करना चाहते। इसलिए उनकी नजर में डायरेक्टर कट का ऑप्शन उन पर एक कंट्रोल लगाने जैसी चीज है, ताकि फिल्म के प्रोडक्शन के वक्त जितने भी एक्स्ट्रा सीन्स को फिल्म के लिए शूट कर रखा गया होगा, तो उन सभी सीन्स को फिल्म की एडिटिंग के दौरान लेकर यही चेक किया जाता है कि उनमें से कौन से सीन को फिल्म में रखना है और किसे बिल्कुल भी नहीं, ताकि उन सभी बेकार सीन से ऑडियंस थिएटर में बैठकर बिल्कुल भी बोर ना हो। और ऐसे में टाइका वाइटिटी को यही लगता है कि उनका ये कट जो उनके हिसाब से बोरिंग है, अगर उसे थिएटर का हो या फिर डायरेक्टर कट की तौर पर ब्लू-रे पर रिलीज किया जाएगा, तो वो पूरे 4.5 घंटे का रहेगा, जिसमें ज्यादातर तो उनके हिसाब से अगेन जोक्स और कई सारे बेमतलब के सीन है। इसलिए उनका डिसीजन अगेन केविन फाइगी के साथ मिलकर फिल्म में से जो भी सीन्स निकालने का था वो बिल्कुल ठीक ही है, जिस कारण से ये फिल्म बस 2 घंटे के अंदर ही सिमट कर रह गई है, जो अपनी काफी फास्ट पेस से ऑडियंस को इंटरेस्ट कर खत्म भी हो जाती है। हाँ, वही कई सारे एमसीयू के रेफरेंस भी देकर जो मार्वल्स के कट्टर फैंस और मास ऑडियंस को पसंद भी आ रही है। लेकिन अगर फिल्म को एज अ कॉमिक बुक के हिसाब से देखा जाए, तो ये फिल्म उतनी ज्यादा परफेक्ट भी नहीं है जितना असल में इसे फिलहाल तो बताया जा रहा है। लेकिन वही जो सारे लोग कहते हैं कि कॉमिक बुक को साइड में रखकर फिल्म को बस एंटरटेनमेंट के तौर पर देखना चाहिए, वेल तो उनके लिए बस मैं एक ही बात कहूंगा कि अगर एमसीयू वाले अपनी पूरी फिल्मों का बेस ही कॉमिक बुक के रेफरेंस पर रखते हैं, यहाँ तक कि फिल्म के सारे कैरेक्टर्स भी, तो अगर कुछ स्टोरी आर्क जो कॉमिक बुक में बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है, तो उनसे मुझे नहीं लगता है कि उन्हें बिल्कुल भी छेड़छाड़ करनी चाहिए, खास करके जब वो लोग सुपर हीरो के सोलो ट्रैक पर चलकर एक अच्छी खासी फिल्म बनाने की कोशिश करे। तो जिस मामले में थॉर वर्सेस गॉर की ये स्टोरी अगर ईमानदारी से देखा जाए तो ट्रिलॉजी की हकदार है, या फिर 2 पार्ट की भी, जिनमें थॉर से लेकर गॉर तक की स्टोरी आर्क यानी कि कैरेक्टर तक को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता था। बट अनफॉर्चुनेट चीजों को जल्दी निपटाने के चक्कर में इस फिल्म ने वो अपॉर्चुनिटी पूरी तरीके से खो दी, यानी कि लाइव एडेप्टेशन में गॉर द गॉड बुचर जैसे काफी माइंड ब्लोइंग कैरेक्टर को वेस्ट कर दिया गया, जिसके जितने भी थोड़े बहुत पोर्शन हमें फिल्म में दिखाए गए हैं, वो अब अल्टरनेटिव डिलीटेड सीन के अकॉर्डिंग सिर्फ इतने नहीं और भी कई सारे थे, जिस पर हाँ मैं इस वीडियो में बात ही करने वाला हूँ। जिन डिटेल से रिलेटेड मैं आपको इंट्रो के पहले स्पॉइलर वार्निंग दे चुका हूँ, और अब ये दूसरी स्पॉइलर वार्निंग है, जिसे बस आपको अपने दिमाग में रखकर इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करना है, वरना फिल्म का एक्सपीरियंस पूरी तरीके से खराब करने के लिए रेडी रहो। खैर, तो बात करते हैं फिल्म के सबसे पहले और काफी इंपॉर्टेंट डिलीटेड सीन की। तो ये पूरा का पूरा सीक्वेंस माइटी थॉर की ओरिजिन से रिलेटेड था, जिसमें सिर्फ जेन फॉस्टर का अपीयरेंस और म्योनर को चिपकते हुए दिखाया नहीं जाने वाला था, बल्कि असल में उसी ओडिन की ग्रेव पर जेन फॉस्टर वर्दी है भी या नहीं उसका भी टेस्ट लिया जाता, जिसके बिहाइंड द सेट की इमेजेस के सीन में हमने वैसी ही एक सिचुएशन बहुत ही अच्छी तरीके से देखी भी थी, और उसे देखकर ये बात समझ भी आ रही थी कि फिल्म में इस पोर्शन को फैंस के लिए अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेट मार्वल की कैची सबसे पहले इसी सीन पर चली, जिनमें से बस एक स्क्रीन पर ब्लिंक और फिर अगले ही सीन में जेन फॉस्टर की प्रेजेंटेशन एज अ माइटी थॉर कर दी गई। यानी कि मार्वल यहाँ पर कॉमिक बुक फैंस को ज्ञान के नाम पर फिर से कॉमिक बुक में ही जाकर रेफरेंस ढूंढने के लिए कह रहा है, ताकि हमें जेन फॉस्टर की माइटी थॉर की ओरिजिन की जर्नी उस कॉमिक बुक को पढ़कर पता चल जाए। बाकी फिल्म में जिस तरीके से जेन फॉस्टर की माइटी थॉर बनने की जर्नी को म्योनर से कनेक्ट कर हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है, वो तो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा बचकाना था, जिसे मैं एक हिसाब से लेजी एडिटिंग भी कहूंगा। जिसके बाद आ जाए खुद नेटली पोर्टमैन पर, तो उनकी तरफ से जेन और वेलकायरी के कैरेक्टर के बीच की बॉन्डिंग को भी बहुत ही अच्छी तरीके से फिल्म में पोर्शन के तौर पर शूट किया गया था, जहाँ पर इन दोनों की दोस्ती कितनी ज्यादा गहरी हो रही है उस पर भी फोकस डाला गया था। लेकिन फिल्म में हमें वो सारे के सारे पोर्शन भी काफी इक्का दुक्का ही देखने मिले, जिनमें से टेसा थॉम्पसन की तरफ से उनकी खुद की पावर्स की जिस बात की कंफर्मेशन दी गई थी, वो तो ओपी लेवल के थे। बट अनफॉर्चुनेट वैसा कोई भी सीन हमने वेलकारी के तौर पर इस फिल्म में बिल्कुल भी नहीं देखा, क्योंकि एक्टर्स की कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग वेलकारी के पास मरे हुए को वेलहला ले जाने की पावर्स थी, यानी कि वो इससे अपनी बाकी दूसरी सिस्टर्स को भी देख सकती, जिन्हें उसने हेला की बैटल में पूरी तरीके से खो दिया था। और हाँ, उसे भी जिसे वेलकारी
वेलकारी प्यार करती। यानी अगर देखा जाए तो वेलकारी की इस रूट को सीधे कॉमिक बुक से ही ले जाकर कनेक्ट किया जा रहा था, जिनमें सारी वेलकारीज का काम मरे हुए एसगार्डियंस को वैलहला ले जाने का था। लेकिन फिल्म में यानी कि थॉर द रैग्नारॉक में उसे चेंज कर वेलकारी को बस एक ऐसी टीम बना दिया गया जो एसगार्ड के राजा और वहाँ के लोगों की हिफाजत करते। लेकिन थॉर लव एंड थंडर फिल्म में उस पावर को चेंज कर फिर से उसे कॉमिक बुक की ओरिजिन पर लाया जा रहा था, जिसके बाद एक और ट्विस्ट इस फिल्म में टेसा थॉम्पसन के मरने का भी था, जिसका बस हमें फिल्म में ग्लिम्स ही दिया गया। लेकिन उसकी पावर्स मरने के बाद जब किसी भी कैरेक्टर को पोजेस करती तो वो पावर इतनी ज्यादा बड़ी हो जाती कि उसे गॉड लेवल पर रखकर देखा जाता। यानी उस टाइम पर वेलकारी जिस किसी के भी शरीर में चली जाती तो उसे रोकना लगभग नामुमकिन के बराबर हो जाता, जिस पर हो सकता है कि फिल्म में अच्छा खासा पोर्शन शूट किया गया होगा, वो भी तब जब उन लोगों की फाइट गॉर द गॉड बुचर के कैरेक्टर से हो रही होगी। और अगर आप ये सोच रहे हो कि वेलकारी के मरने के बाद एसगार्ड पर कौन रूल करेगा, वेल तो उसका भी जवाब हमें लेडी स्विफ्ट के नाम पर मिला था, जो आगे चलकर एसगार्ड की इंचार्ज बनकर यानी कि वहाँ की क्वीन बनकर अपनी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाती। और बात रही माइटी थॉर से लेकर वेलकारी के भी मरने की, तो कॉमिक बुक में कोई भी कैरेक्टर परमानेंट डेथ पर नहीं है और हो सकता है कि इन कैरेक्टर्स को भी लेकर एमसीयू में फ्यूचर में किसी न किसी तरीके की प्लानिंग की गई होगी। इसलिए इस फिल्म में इस तरीके के मेजर डिसीजन लिए गए थे, जिसे बाद में चेंज कर ऑडियंस को कुछ अलग ही सर्व कर दिया गया। उसके बाद वेलकारी का एक छोटा सा ग्लिम्स हमें जो फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया ट्रैश वाले प्लेनेट यानी कि सकार प्लेनेट का, वैसा भी एक सीक्वेंस फिल्म में गॉर द गॉड बुचर की स्टोरी से कनेक्टेड कर डाला गया था, जिसमें पहले गॉर जाकर ग्रैंड मास्टर से मीटिंग करता, या फिर सिंपली कहूँ तो ये मीटिंग शायद से ग्रैंड मास्टर की लास्ट रहेगी, क्योंकि गॉर का काम है गॉड्स को मारना और ग्रैंड मास्टर भी उन्हीं में से एक है। जिसके बाद सकार प्लेनेट पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए थॉर अपनी टीम के साथ पहुंचता, जहां पर टेसा थॉम्पसन की कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग काफी अच्छी खासी आर्ग्यूमेंट उसके और स्क्रीमिंग गोड्स के बीच थी, जो भले से ही कॉमेडी रिलीफ के ही तौर पर सही, लेकिन एक अच्छा खासा इम्पैक्ट फिल्म में छोड़कर चली जाती अगर ये सीन फिल्म में होता तो। बाकी वेलकारी जो अपने काम से एसगार्ड को रूल करते हुए बोर हो चुकी है, उसमें ये जर्नी उसे नई क्वीन की ओर ले जाती, जिस बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि वेलकारी खुद को एज अ वॉरियर ही देखती है, क्वीन की प्लेस पर बिल्कुल भी नहीं। और जहाँ वेलकारी की बात हुई है तो फिर से आ जाते हैं जेन पर, जिनके रोमांस के अच्छे खासे पोर्शंस को फिल्म में जगह तो दी गई थी, लेकिन और भी अच्छे खासे और काफी इमोशनल मोमेंट्स को फिल्म के लिए शूट किया गया था, बट अनफॉर्चुनेट उन सीन्स को भी फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और अब बात करते हैं थॉर और गॉर के कुछ डिलीटेड सीन की, जिन्हें सुनकर ही गूज़बम्प क्रिएट हो जाते हैं कि फिल्म से इतने अच्छे और काफी डार्क मोमेंट्स को काट दिया गया। जिनमें सबसे पहले बात करें थॉर के कुछ लाइट्स मोमेंट की, तो ट्रेलर की जैसे प्रेजेंटेशन हमें थॉर को दिखाकर की गई थी कि थॉर अब वॉर में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, और इस सीन में हम उसे लिटरली गार्डियंस के साथ जंग में हिस्सा लेते हुए नहीं बल्कि उसे पीठ दिखाकर वहाँ से जाते हुए देखते हैं। लेकिन फिल्म में इस मोमेंट को बदलकर यही बता दिया गया कि थॉर ही वो शख्स है जो गार्डियंस को इस प्लेनेट पर लेकर आया, वो भी छुट्टियां मनाने के नाम पर। जबकि असल में यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा थॉर लड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं होता, जिसके बाद शायद से उसके साथ कुछ होता है और फिर वो अपना कमबैक स्ट्रेंजर थिंग्स में दिखाए गए सॉन्ग रनिंग अप दैट हिल से करता है, यानी कि केट बुश के सॉन्ग से, जिस सीन को बस इसीलिए काटा गया क्योंकि वो गाना स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 4 में दिखा दिया गया, वो भी काफी अच्छी सिचुएशन के साथ, जिस सिचुएशन का इस सीन में मजाक उड़ाते हुए थॉर बिल्कुल ही स्टार लॉर्ड की कॉपी करते हुए इस सिचुएशन में डांस कर रहा होता। जी हाँ, एक काफी फनी डांस, जो चीज हमें यही बताती है कि थॉर गार्डियन से कितना ज्यादा इंस्पायर हुआ है। और उसके बाद शुरू होती है बैटल, जिस सीक्वेंस को दिमाग में सोचकर ही काफी ज्यादा मजा भी आ जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट ऐसा भी कोई सीन फिल्म के लिए बिल्कुल भी रखा नहीं गया, और ना ही गॉर द गॉड बुचर का डांस। जी हाँ, हम इस फिल्म में गॉर के कैरेक्टर को भी डांस करते हुए देखने वाले थे, वो भी तब जब गॉर थॉर और उसकी पूरी टीम पर भारी कर उन्हें हराने ही वाला होता है, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि फिल्म में काफी अच्छा इंपॉर्टेंट मोमेंट थॉर की टीम वर्सेस गॉर के साथ दिखाई जाने वाली थी, जिस बैटल को आसानी से गॉर का कैरेक्टर जीत लेता। और जब से फिल्म का ट्रेलर आया था, मैं ऐसे ही किसी सीन की उम्मीद लगाकर बैठा था कि इस फिल्म में थॉर गिरेगा, वो भी हाँ अपनी टीम के साथ, और फिर से उठकर टीम बनाकर उससे लड़ने की हिम्मत भी बनाएगा। लेकिन फिल्म में उस सीक्वेंस को बस एक ही बार दिखाकर ये बता दिया गया कि गॉर कितना ज्यादा पावरफुल और कैसे लोगों के दिमाग से खेल सकता है। लेकिन अगर फाइटिंग की इस बैटल को डांस कैरी बैटल को सच में फिल्म में रखा जाता तो फैंस उस सीन से भी बहुत ज्यादा खुश होते, क्योंकि क्रिस्टियन बेल की कंफर्मेशन के हिसाब से ये डांस सिर्फ डांस ही नहीं बल्कि कई सारे स्कैरी मोमेंट से भी भरा हुआ था, जिस सीन की डायरेक्ट एडेप्टेशन एपेक्स ट्विंस के सॉन्ग कम टू डैडी से ली गई थी। यानी कि विजन के मामले में हम गॉर के डांस में वही सारे के सारे मोमेंट्स देखने वाले थे जैसा आपको उस सॉन्ग में नजर आता है, जिस गाने के खत्म होने के बाद थॉर की काफी डरावनी चीख हम उस डांस के एंड होने के बाद सुनते, जो सीन अगेन क्रिस्टियन बेल के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा डरावना था। शायद इसी के चलते फिल्म डार्क ना हो, एमसीयू वालों ने इस सीन को फिल्म से डिलीट कर दिया। और सिर्फ यही नहीं बल्कि गॉर की ओरिजिन के वक्त एक काफी ब्रूटल सीन को भी फिल्म से हटा दिया गया, जिस सीन में हम उसे खुद के शरीर पर बने हुए जितने भी रिलीजियस टैटू थे उसे डिस्ट्रॉय करते हुए देखते, वो भी नेक्रो शॉट से। यानी कि गॉर खुद के शरीर को तकलीफ देता, जिसके बाद जाकर उसके शरीर पर जितने भी स्क्रैचेस थे वो असल में कैसे आए वो हमें पता चल जाते कि वो सीन कितना ज्यादा डार्क है। और यही नहीं, गॉर अपनी जर्नी में ग्रैंड मास्टर के अलावा ईट्री के कैरेक्टर तक से मिलने के लिए जाता है ताकि उसे
जिससे मिलकर वो स्टॉर्म ब्रेकर को फिर से बनाने में कामयाब हो जाए, लेकिन शायद से उसका वो मिशन बिल्कुल भी पास नहीं होगा और बदले में मिलेगी ईटरी के कैरेक्टर को डेथ। और फिर इसके अलावा गॉर द गॉड बुचर की जो गॉड्स की किलिंग थी, उन सीन के ग्लिम्स को फिल्म में तब दिखाया जाता जब गार्डियंस थॉर के साथ मिलकर उस सिचुएशन को देख रहे थे, जिसके बाद वो लोग अलग अलग डायरेक्शन में निकलते हैं ताकि वो लोग सभी लोगों की मदद कर सके। और इसके अलावा गार्डियंस के साथ थॉर अच्छा खासा टाइम स्पेंड करता है, जिस सीन को अनफॉर्चुनेट फिल्म में मुश्किल से 10 से 15 मिनट का रखा गया। यानी गार्डियंस भी इस फिल्म में अच्छे खासे पोर्शंस के लिए थे, जिनके पोर्शंस को ही फिल्म से डिलीट कर दिया गया। और हाँ, फिर से आ जाए गॉर के पोर्शन पर, तो मून नाइट्स के गॉड्स का भी जिक्र फिल्म में होने वाला था, यानी कि उनकी किलिंग्स, जिन्हें गॉर अपने हाथों से मारकर फैंस को इस बात की कंफर्मेशन दे देता कि सीरीज में जब गॉड्स की मीटिंग हो रही थी, आई मीन मून नाइट्स के इजिप्शियन गॉड्स की, तो उनमें से बाकी के गॉड्स मिसिंग क्यों थे। तो उसका रीजन डेफिनेटली गॉर ही था, जिसने अपने हाथों से इजिप्शियन के कुछ गॉड्स को भी मार दिया। और उसके बाद बात कर लेते हैं ज़ूस के डिलीट हुए पोर्शंस की, जिनमें से गॉड्स की सारी सिचुएशन जो गॉर द गॉड बुचर के कैरेक्टर को लेकर चल रही है, जिसे लेकर गॉड्स की तरफ से इतनी बड़ी मीटिंग भी बिठाई जाती है, तो उस मीटिंग का असर ज़ूस की वाइफ हेरा पर बिल्कुल भी नहीं पड़ता, जो ऐसी सिचुएशन में भी पार्टी के मूड में होती है। और इससे हमें ये बात पता चल जाती है कि ज़ूस और उसकी वाइफ के बीच की रिलेशनशिप बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और बाय द वे, इस कैरेक्टर का रोल प्ले इस फिल्म में गेम ऑफ थ्रोन्स की लीना हिडी प्ले करने वाली थी, जिन्होंने अभी रिसेंटली एमसीयू को सू कर रखा है उनके सीन्स को फिल्म में से डिलीट करने की वजह से। बाकी आपको ये बात तो पता चल ही गई होगी कि इस फिल्म में रसल क्रो को ज़ूस के कैरेक्टर के लिए नहीं बल्कि शैतान के कैरेक्टर के लिए कास्ट किया गया था। अब नहीं, मेफिस्टो की बात तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा, बल्कि शैतान के कैरेक्टर की, जिसकी कॉन्सेप्ट आर्ट भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, जो डेफिनेटली इसी बात की कंफर्मेशन कर देती है कि थॉर हेल में भी जाकर वहाँ के गॉड्स और डेविल को भी मारेगा। यानी फिर से मेफिस्टो का हिंट फैंस से बहुत ही अच्छी तरीके से मार्वल वालों ने छीन लिया। जिन सारे के सारे डिलीटेड सीन्स को मिलाकर ये फिल्म, जैसे कि मैंने कहा, टाइका वाइटिटी के अकॉर्डिंग 4.5 घंटे की हो जाती। लेकिन अब इस पर डिज्नी वाले अपना टेक किस तरीके से लेंगे और क्या ये सीन्स फ्यूचर में फैंस को देखने भी मिलेंगे या नहीं, उसकी फिलहाल तो मेरे पास ऐसी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। और ना ही इस फिल्म के और बाकी डिलीटेड सीन की, जिस पर अगर और कोई अपडेट निकल कर आती है तो डेफिनेटली उस डिटेल यानी कि उस डिलीटेड सीन को भी मैं अपने शॉर्ट चैनल पर कवर कर दूंगा, क्योंकि एक लेंथी डिलीटेड सीन की वीडियो बनाकर मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। इट मीन्स कि अब डिटेल खत्म हो गई है और ये वीडियो भी, जिसे लेकर अब आप अपनी राय मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। बाकी मैं हूं अजीज, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस चैनल पर नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और इसके अलावा चैनल पर कंटेंट भरा पड़ा है। बाकी अब मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन, बाय।